नाज़रीन आदाब, मैं शरी यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज की अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों के बारे में बताएंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पे उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वह हाइड्रा को लेकर के जो हाइड्रा के आयुक्त हैं उन्होंने एक जो है क्या बोलते हैं बड़ा बयान दिया है। वहीं अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो वो है दिल्ली में भी शायद महाराष्ट्र की तरह या राजस्थान की तरह 2 डिप्टी CM बीजेपी बना सकती है। वहीं अगर तीसरी खबर की बात करें तो वह है वहाँ से उत्तराखंड से, जहाँ पे UCC लागू हो गया, इसके खिलाफ मंत्री साहब ने वहाँ के हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया है। और जो चौथी खबर है वो भी दिल्ली से कि अमानतुल्लाह खान को आज शायद पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब रियाज साहब। रियाज साहब आपका खैर मकदम है। रियाज साहब, अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये है कि हाइड्रा के आयुक्त ने कहा है कि जो भी यहाँ पे डिमोलिशन हो रहा है वो सारे हाइड्रा के तहत नहीं हो रहे हैं। जो लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी डिमोलिशन हो रहा है, जिस भी बिल्डिंग का हो रहा है या जहाँ भी फुटपाथ पे हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि हाइड्रा के थ्रू हो रहा है। लेकिन उनका स्पष्टीकरण ये है कि ये हाइड्रा की वजह से नहीं हो रहा है, इससे लोगों को मिस इन्फॉर्म न किया जाए। यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक हाइड्रा का सवाल है, हाइड्रा ने आप देखेंगे किस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं, ख़ासतौर पर जो आबी ज़खायर है उसके किनारे जो यात्रा फाखना में जो आबादियाँ हैं और बिल्कुल 130 मीटर के अंदर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अहम बात यह है कि हाइड्रा ने दावा किया है, हाल ही में हाइड्रा के कमिश्नर ने दावा किया है कि 2000 से ज़ायद एकड़ अराज़ी जो हुकूमत की थी उन पर जो नाजायज़ कब्जे थे उसे बर्खास्त कर दिया गया है, उनको डिमोलिश किया गया है और हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जो आबी ज़खायर होते हैं, मिसाल के तौर पर आप गंडीपेट ले लीजिए, यानी हुसैन सागर लीजिए, उस्मान सागर, गंडीपेट उस्मान सागर ले लीजिए, ये हिमायत सागर ले लीजिए। अगर वहाँ कोई किनारे पर घर बनाते हैं तो फिर वो हाइड्रा की नज़र में ज़रूर आएंगे। लेकिन जहाँ तक इनेदामी कार्रवाइयों का सवाल है, बल्दिया की जानिब से भी इनेदामी कार्रवाइयाँ की जा रही है। फुटपाथ पर कब्जे वगैरह जो हैं वो भी बल्दिया का काम है कि वो फुटपाथ पर कब्जे हटा रही है और हाइड्रा का उसमें कोई रोल नहीं है। जी 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 जी। लेकिन सर, जिस तरह से हाइड्रा यहाँ पे चल रहा है उससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अपोजिशन पार्टीज़ काफ़ी एक्टिव हैं। BRS उसको लेकर के काफ़ी एक्टिव रहती है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो वो भी एक्टिव रहती है। MIM भी काफ़ी टाइम के लिए एक्टिव हुई थी, लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं शांत नज़र आ रही है। क्या हाइड्रा की वजह से तेलंगाना में जब अगले चुनाव होंगे या अभी जो GHMC का इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें कुछ कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है? जी जी, ऐसा तो कहा यह जा रहा है कि हाइड्रा की वजह से बहुत ज़्यादा हुकूमत को बदनाम भी किया जा रहा है। और इस सिलसिले में जैसा कि आपने कहा है, बीजेपी है एक और MIM है या फिर अब BRS, सबसे अहम BRS है। हालांकि आप देखेंगे कि जहाँ तक आबी ज़खायर के करीब जो मकानात थे उसकी निज़ामी कार्रवाई का आगाज़ तो BRS की तरफ से किया गया था। ये मनसूबा बनाया गया था। मूसा रिवर फ्रंट जो है, मूसी रिवर फ्रंट, वो भी BRS ने शुरू किया था और आपने देखा कि उसको खूबसूरत बनाने का ऐलान किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उसे जब ब्यूटिफिकेशन ऑफ मूसी रिवर का ऐलान किया तो BRS ने उसकी मुखालिफत की और उस वजह से ऐसा लगता है कि हुकूमत के खिलाफ हाइड्रा की जो कार्रवाइयाँ हैं वो अपोजिशन को, खासतौर पर BRS को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है। इसलिए देखिए यासिर के अगर किसी का घर टूटता है तो बहुत ख़तरनाक बात होती है, बहुत बुरी बात होती है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आबी ज़खायर के बिल्कुल करीब में वो अगर घर बनाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से बनाते हैं और हो सकता है कि उन्होंने अराज़ी भी खरीदी भी है, लेकिन आपने देखा कि हैदराबाद हो या हैदराबाद के अफनाफ हो, लैंड ग्रैबर्स जो है जिनका पॉलिटिकल नेक्सस बहुत ज़्यादा है, यानी गठजोड़ कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके नतीजे में लोग जो गरीब हैं या मुतवस्सित तबका है, मकानात बनाने के लिए ज़मीनात तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब हाइड्रा की तरफ तर्स की कार्रवाई की जाती है तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन सर, यही चीज़ हमने उत्तर प्रदेश में भी देखी और यही चीज़ यहाँ भी देख रहे हैं कि जब वहाँ पे कार्रवाई शुरू होती है तो उन लोगों पे कार्रवाइयाँ होती हैं जिनका घर बना हुआ है, क्योंकि उनका घर गिराया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने ज़मीन बेची है या जिन जो वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने उसको अप्रूव किया है, उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, अब यहाँ तक उत्तर प्रदेश का और यहाँ का मुआवजा आप करेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश में तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम अगर यहाँ का बोलें, FTL से रिलेटेड जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जिस तरह से लोगों का घर गिरा दिया जाता है
उसके बाद फिर उन्हें बोला गया कि आपको 2 बेडरूम वो मिलेगा। लेकिन इसमें क्यों नहीं कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए जिन लोगों ने इन ज़मीनों को बेचा है, जिन्होंने अप्रूव किया है इसको, क्या ये आप बेच सकते हैं? चीफ मिनिस्टर का एक बयान आया था, आपको भी याद होगा, उसमें चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर कहा है, इंतबाह दिया है कि जो ओहदेदार जिम्मेदार हैं, इजाज़त देकर इस तरह की तामीरात करवाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि कई दर्जन ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की गई है, उन्हें शोकाज नोटिस भी दी गई है। तो इससे पता चलता है कि हुकूमत इस मामले में संजीदा है। खुद हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो लोग यानी जो ऑफिसर्स होते हैं, अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो इजाज़त देते हैं तो वो भी इसकी उसी तरह जिम्मेदार होंगे, ये जिम्मेदार जितने हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह अभी आपने हाई कोर्ट से बोला, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जिनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में लोग जॉब नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको मुफ्त का राशन मिल रहा है जी। तो अगर जो मुफ्त का राशन दिया जा रहा है या मुफ्त की देवड़ियाँ जो इलेक्शंस में बांटी जाती हैं उन पे लगाम लगाई जाए, तब हिंदुस्तान की जो आवाम है वो कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए आगे बढ़ेगी। क्योंकि रोज़गार तो वैसे है नहीं हिंदुस्तान में, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रोज़गार 2014 से लेकर के अब तक बहुत ना के बराबर रह गया है। इसी वजह से लोग जो है यहाँ से फिर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ से हाथों में बेड़ियाँ और हाथों में हथकड़ियों, पैर में बेड़ी डाल के भेजे जाते हैं। क्या हिंदुस्तान में रोज़गार के लिए कुछ और वो हो सकता है? जज ने जो देखिए रिमार्क्स करना या फिर कुछ बयान देना बहुत आसान है, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि हिंदुस्तान में आज भी आप देखेंगे कि तकरीबन 80 करोड़ लोगों को खाना मैसर नहीं होता, 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होती। और जज साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्हें राशन, फ्री राशन दिया जा रहा है, वो तो रोज़गार यानी काम करना नहीं चाहते। कौन काम करना नहीं चाहता? अब देखिए चीन की आबादी है, हमारी आबादी से कम तो हो गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दुनिया के 2 जो बड़े ममालिक आबादी के लिहाज से, एक अगर देखा जाए तो नंबर 1 पोजीशन पे हिंदुस्तान है और सेकंड वन जो है वो चाइना है। और चाइना की तरक्की का राज ये है कि वहाँ पर हर कोई काम करता है। अब अंदाज़ा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो छोटी सनतें हैं, मुतवस्सित सनतें हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाता है, जिसके नतीजे में चीन तरक्की कर रहा है। फिर हम क्यों तरक्की नहीं कर रहे हैं? हम तरक्की इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमसे वादा किया जाता है कि आपको रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 2014 में जब इक़्तिदार में आने से पहले कहा कि हम 2 करोड़ जो मुलाजिमतें हैं या जॉब्स हैं वो सालाना देंगे। तो कहाँ पर 2 करोड़ मुलाजिमतें मिली हैं आप 10 साल के दौरान? सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये किसी जज ने नहीं, लार्सन एंड टुब्रो के जो चेयरमैन उन्होंने कहा था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जो मॉब लिंचिंग हो रही हैं हम हर जगह जा कर के नहीं देख सकते हैं। और जिस तरह से हिंदुस्तान में जो हेट स्पीच का मामला है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी आई 2014 के बाद, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखिए एक सबसे अहम बात है, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है, वाज़ेह तौर पर हिदायत दी है मरकज़ी हुकूमत की, मरकज़ी वज़ारत दाखिला को और रियासती हुकूमतों को, अगर कोई इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करता है, इश्तियाल अंगेज़ बयान देता है तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और ये ना देखा जाए कि वो किस ओहदे पर फायज है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में ऐसा लगता है कि कानून जो है वो मुसलमानों के लिए अलग हो गया है और जो फ़िरका परस्त हैं उनके लिए अलग हो गया है, और हिंदुत्व के नाम पे जो कुछ भी किया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करते हैं और जिसका सबूत एक नहीं कई मरतबा मिल चुका है। शमशान कब्रिस्तान की बात उन्होंने की थी उत्तर प्रदेश में, अगर वो आप राजस्थान में देखेंगे तो उन्होंने आप देखेंगे किस तरह की बातें की थी और कहा था कि जो हिंदू भाई है उन्हें उनके जो मंगलसूत्र है हिंदू बहनों के वो भी छीन लिए जाएंगे और दरअंदाजों को दे दिए जाएंगे और आबादी जो ज़्यादा पैदा कर रहे हैं बच्चे उनको दिए जाएंगे। उन्होंने रास्त तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया था। अमित शाह वज़ीर दाखिला है, वो भी इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे साधु संत है खुद साख्ता, मैं कहता हूँ वो साधु संत तो हो नहीं सकते क्योंकि साधु संत तो मोहब्बत बांटते हैं, अमन बांटते हैं, प्यार बांटते हैं। तो उन्होंने भी मुसलमानों को कत्ल कर देने की धमकी दी, मुसलमानों के ख़वातीन को उठा लेने की धमकियाँ दी है, उसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। जबकि शर्जील इमाम अगर तकरीर करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, 4-5 बरसों से जेल में रखा जाता है। उमर खालिद का देखिए आप किस तरह जेल में बंद है। तो ये जो हाल है, ये अगर जब तक तासुब जानिबदारी बढ़ती जाएगी और ख़ास तौर पर कानून अगर इससे नज़र फिरेगा तो फिर इस तरह के हालात होंगे। देखिए जिस तरह से हम बात करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन अभी दिल्ली के ही इलेक्शंस में हमने ये भी देखा है कि जो लोग उल्टे सीधे बयानात देते हैं, जैसे बिदुड़ी हो गए या नेगी हो गए, इन लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जी मंच शेयर करते हैं। और नेगी जिसने कि मुसलमानों को लेकर के बहुत कुछ बोला था, उसके 3-3 बार झुक करके उन्होंने पैर छुए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो एक सूरत है, आपकी जो पोस्ट है, उसको कहीं ना कहीं नीचे करता है।
और जिस तरह से अभी अमेरिका ने जो चीज़ें की हैं वो भी कहीं ना कहीं आईना दिखाने वाला ही एक होगा। और अगर हम बात करें दिल्ली के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद बीजेपी की वहाँ पे गवर्नमेंट बन गई है, लेकिन सॉरी बीजेपी को पूर्ण वो मिला है, बहुमत मिला है, लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए बीजेपी बिल्कुल तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा या कौन होगी, जी। क्योंकि बात ये भी चल रही कि हो सकता है बीजेपी के अंदर ही ये चीज़ें चल रही कि कोई महिला मुख्यमंत्री हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमने इतने दिन से काम किया है, वीरेंद्र सचदेवा टाइप या फिर प्रवेश वर्मा, कि हमने इतनी मेहनत की है, कोई मेल वो बनना चाहिए। और हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई थी कल कि कोई भी सांसद जो है चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, जो जीत के एमएलएज आए हैं वही बनेंगे। लेकिन अभी ये खबर और आ रही कि हो सकता है वहाँ पे भी, दिल्ली में भी, जिस तरह से महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 2-2 डिप्टी सीएम वाला जो एक फार्मूला है वो यहाँ भी अपनाया जाए। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा है, इस तरह की इतलात भी आ रही हैं। और जहाँ तक साहब सिंह वर्मा के जो बेटे हैं प्रवेश वर्मा, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सबसे आगे हैं इस चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने की दौड़ में। और वजह यह है कि उन्हें मध्य प्रदेश के दामाद भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनके यानी ससुराल है और वहाँ पर उनकी जो सास है वो खुद रुकने असेंबली है। और मध्य प्रदेश में जो उनके ससुर थे वो भी वाजपेयी के कैबिनेट में शामिल थे। तो वो उधर से भी फोर्स बढ़ता जा रहा है कि हमारे जो मध्य प्रदेश के दामाद हैं उन्हें वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए दिल्ली का। और एक अहम बात यह है कि सिर्फ साहब सिंह वर्मा के फर्जंद ही इसमें दौड़ में शामिल नहीं है, बल्कि कम से कम 6 खवातीन ऐसी हैं जो इस दौड़ में शामिल है। और ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि बीजेपी की ज़र इक़्तिदार रियासतों में कोई खातून चीफ मिनिस्टर नहीं है, हो सकता है इस मरतबा खातून को चीफ मिनिस्टर अगर नहीं भी बनाया जाता है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। और जैसा कि यासिर ने कहा है कि एक चीफ मिनिस्टर होगा, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, महाराष्ट्र के फार्मूले पर अमल किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी में खुद कई दावेदार हैं और इख्तलाफात पैदा होने के पूरे इम्कानात है, इसलिए हाईकमान ये चाहता है कि इस तरह के टकराव से बचा जा सके। लेकिन सर जिस तरह से हम देखें प्रवेश वर्मा ने भी उल्टे सीधे बयान दिए जी हाँ, क्या बीजेपी उनको बनाएगी तो ये बीजेपी के लिए अच्छा एक वो जाएगा संदेश? देखिए, सारी दुनिया में पहले तो बीजेपी ने हिंदुस्तान को बदनाम कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू मुस्लिम, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने, आपने पहला जो सवाल किया था कि क्या इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, जो इश्तियाल अंगेज़ बयान जारी किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम जारी किए कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला हो या फिर रियासती यानी वज़ारत दाखिला, उन तमाम को चाहिए कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आप देखेंगे कि बीजेपी ज़र इक़्तिदार रियासतों में कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका मतलब यह है कि आप देखिए महाराष्ट्र में एक साधु संत के नाम पर एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई ऐसे है खुदसाख्ता संत, जी यूपी में भी है, खुदसाख्ता संत ऐसे कई है जिनके खिलाफ 20-20, 30-30 मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो ये शर्म की बात है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं उसको नज़रअंदाज करना है। बिल्कुल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो चीज़ें सामने आई या जो चीज़ें रिसर्च में बाहर आई हैं उसमें ये कहा गया है बाज़ाब्ता तौर पे कि 2014 के बाद से 73% इंक्रीज हुई है हेड स्पीच की जो वो दिए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन वहीं अगर हम दिल्ली की एक और ख़बर की बात करें तो वो है दिल्ली के कांग्रेस के जो लीडर हैं जो कि चुनाव हार गए हैं, संदीप दीक्षित, जो कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर थी कांग्रेस की शीला दीक्षित, उनके बेटे, उन्हें दिल्ली से उनके खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे थे केजरीवाल के खिलाफ। उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस और आप जो वहाँ पे पार्टी थी आप, वो अगर उसमें लड़ती चुनाव अलायंस में, तो भी केजरीवाल हार जाते, क्योंकि जनता को सिर्फ केजरीवाल को हराना था। अब अगर कोई ये ठीकरा फोड़ता है कि कांग्रेस की वजह से केजरीवाल हारे हैं तो ये गलत है। जी। देखिए, अब जहाँ तक दीक्षित का सवाल है, आप देखेंगे कि वो हारे नहीं, मैं समझता हूँ कि हार कर जीत गए हैं वो, क्योंकि उन्होंने देखें कि किस तरह का हैरतअंगेज नतीजा बरामद हुआ था 2013 में। शीला दीक्षित, उनकी वालदा और 3 मरतबा की चीफ मिनिस्टर, उन्हें अरविंद केजरीवाल ने शिकस्त दी थी, उसका बदला उन्होंने ले लिया है और तकरीबन 5000 से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए। जबकि अरविंद केजरीवाल को आपको बता दूँ कि 4089 वोटों से शिकस्त हुई। तो ये जो आप लीड देखेंगे, अक्सरियत देखेंगे यानी जीत की और नाकामी की, तो आपको अंदाजा हो सकता है कि दीक्षित ने कामयाबी हासिल की है यानी हराने में। बिल्कुल। जी। और वो चूंकि
कांग्रेस के ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हमेशा से ही अरविंद केजरीवाल की शिद्दत से मुखालिफत की थी, और उसी के नतीजे में हो सकता है कि कांग्रेस ने ये भी देखा होगा कि हरियाणा में जिस तरह आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ धोखा किया और खुद मैदान में उतर गई और मैदान में उतर कर कांग्रेस की शिकस्त का बायस बनी, उसी तरह दिल्ली में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। सिर्फ कांग्रेस ने नहीं उतारे बल्कि बीएसपी ने भी पूरे उम्मीदवार उतारे थे। जी 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 बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से सर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में जिस तरह से सैटरडे को रिजल्ट आए थे जी और रात तक क्लियर हो गया था कि बीजेपी 48 सीट जीत गई है। जी जी आज इतने दिन हो गए हैं, अभी तक चीफ मिनिस्टर का नाम बाहर नहीं आया। लेकिन क्या यही अगर कांग्रेस के किसी उसमें होता जहाँ पे कांग्रेस जीत गई होती और 4 दिन हो गए होते, तो हमारा जो नोएडा वाला मीडिया है वो क्या कर रहा होता? अब देखिए अब नोएडा वाला मीडिया हो या जैसे गोदी मीडिया की बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताता हूँ कि चलिए महाराष्ट्र के इंतखाबात होते हैं, बीजेपी को यानी बीजेपी की ज़र क़यादत इत्तेहाद को कामयाबी मिलती है, तो आपने देखा कि वहाँ पर चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए कितने दिन लग गए थे। तो ये अब ऐसा लगता है कि बीजेपी को कामयाबी तो मिल रही है, लेकिन वो ये समझ नहीं आ रहा है कि बनाए चीफ मिनिस्टर तो किसको बनाएं, क्योंकि नाराज़गियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। यह अलग बात है कि डर खौफ के हमारे अरकान असम्बली हो या अरकान पार्लियामेंट खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, लेकिन बीजेपी में बहुत नाराज़गियाँ पाई जाती हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह ग्रुप बंदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि दिल्ली में बीजेपी को उम्मीद ही नहीं थी कि हम सत्ता में आएंगे, इसी वजह से उन्होंने पहले से कोई डिसीजन नहीं लिया था कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो जनवरी में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। इस कानून के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलमा हिंद ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उत्तराखंड के चीफ जस्टिस के सामने इसका उल्लेख किया है। कोर्ट इस मामले पर इसी हफ्ते सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जो है कपिल सिब्बल जमीयत उलमा हिंद की ओर से इस मामले की पैरवी करेंगे। और जो मदनी साहब हैं उन्होंने कहा है कि ये देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए ये कानून जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इससे जो है कहीं ना कहीं देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा हो सकती हैं जिससे देश टूट सकता है। अब देखिए यकसा सिविल कोड की जहाँ तक बात है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कहा जाता है, उत्तराखंड बड़ी ऐसा लग रहा था कि गुरूर और तकब्बुर का मुजाहरा किया बीजेपी की हुकूमत ने वहाँ पर, और ये बताना चाहा कि हम जो हैं सारी हिंदुस्तानी रियासत में आगे हैं। शर्म की बात यह है कि वहाँ पर जो दर्जे फहरिस्त कबाइल है उन्हें ये यकसा सिविल कोड का जो दायरा है उससे निकाल दिया गया है, यानी उस पर लागू नहीं होगा। तो आप फिर किस यकसा सिविल कोड की बात करते हैं? यकसा सिविल कोड का मतलब ये है कि सबके साथ यकसा सलूक किया जाए, सबके साथ यकसा कवानीन बनाया जाए। आप एक कबाइल को डर के मारे निकाल देते हैं और दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं। आपका मकसद यकसा सिविल कोड के जरिए मुल्क में कानून को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि मुसलमानों से दुश्मनी निभाना है, मुसलमानों के साथ खतरनाक इक़दाम करना है, अदावत का मुजाहरा करना है, मुसलमानों को बेबस व मजबूर करना है। लेकिन हुकूमतों को ये सोच लेना चाहिए कि मुसलमान दबने वाला नहीं है, इसलिए दबने वाला नहीं है कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। और दूसरी अहम बात यह, मैं सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि हर बात पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। कभी ये सोचना चाहिए कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में किस तरह का किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म फ्रांस में आप देखेंगे कि आरएसएस के लोगों का जिक्र करते हैं, लेकिन बड़ी शर्म की बात यह है कि मौलवी अलाउद्दीन को याद नहीं करते, जिन्होंने आप देखेंगे काला पानी की सजा पाने वाले पहले मुजाहिद आज़ादी थे वो, और मुसलमानों ने उन्होंने माफीनामा नहीं लिखा था और यहाँ बार बार माफीनामा भेजा गया है। शर्म की बात है, यहाँ तक कि अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे, ये अंग्रेजों के वजीफेयाब थे ये। जी बिल्कुल। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, उसमें जो है मदनी साहब ने एक चीज़ और कही है। उन्होंने कहा कि हम शरीयत के ख़िलाफ़ किसी भी कानून को स्वीकार नहीं करते हैं। मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत और धर्म से कोई समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि ये मुसलमानों के अस्तित्व का सवाल नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सवाल है। जिस तरह से अभी यूसीसी लागू किया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बोली गई। इसमें यह भी कहा गया कि आप 2 शादी नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें हिंदुओं की, तो उसमें यह कहा गया कि शर्तों के साथ आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप यूसीसी लेके नहीं, आप एक ऐसा कानून लेके आए जो सिर्फ एक समुदाय पे, एक धर्म पे
ज़्यादा फोकस कर रहा है। और दूसरी बात देखिए, अब जैसा कि दो शादी नहीं कर सकते, हाँ लिव इन रिलेशनशिप बरकरार रख सकते हैं, आप किसी को रख सकते हैं। और किस कदर बुरी बात है कि आप शादी नहीं करते, कुछ नहीं करते और लिव इन रिलेशनशिप, चाहे आप शादीशुदा रहते हैं और दूसरी अनब्याही लड़की के साथ आप उसको यानी रह सकते हैं, कमरा शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ अपना नाम या वो जो लिव इन रिलेशनशिप का है ना वो रजिस्टर करवाना है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके का ये प्रोस्टिट्यूशन है जिसकी हुकूमत इजाजत दे रही है। ये क्या कोड है, मेरे को समझ नहीं आता। और अगर इस तरह का कोड है तो मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तानी तहजीब के खिलाफ है। हिंदुस्तानी तहजीब में तो खवातीन का एहतराम किया जाता है, इज्जत की जाती है। अब आप देखिए कि किस तरह हालात पैदा कर दिए गए हैं। और आप लिव इन रिलेशनशिप, आप एक्शन सील कोड यासिर आपको बता रहा हूं, उसमें ये गुंजाइश मौजूद है कि उत्तराखंड में अगर कोई एक्शन लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, नाजायज ताल्लुकात कहता हूं मैं, नाजायज ताल्लुकात में अगर रहता है तो उसे आप ताल्लुकात बरकरार रख सकते हैं, लेकिन उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की बात है। अब यकसान सिविल किट की बात करते हैं तो हिंदू जो कई हजारों लाखों की तादाद में बेवाएं हैं उनकी शादी की बात नहीं करते। ये इन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि क्या उनके जज्बात नहीं है, उनके एहसासात नहीं है, और क्या वो उनकी ख्वाहिशात नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खवातीन के दुश्मन हैं, आप खुद हिंदू जो बहनें हैं हमारे, उनकी दुश्मन है आप। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा जी आ गया है, तो ये लिव इन रिलेशनशिप वाला कल्चर भी वहीं से आया है। क्योंकि हम हर चीज़ को तो कहते हैं कि हम लोकल वोकल करें, लेकिन इस चीज़ को हम क्यों इतना ज़्यादा वो दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी ऐसी चीज़ें और बढ़ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आपको अब रूम भी मिल जाएगा, आपको घर भी मिल जाएगा अगर आप उसमें होंगे लिव इन रिलेशनशिप में। जिस तरह आपने बोला कि आपको बस एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान की जो एक तहजीब है, हम अगर बात करते हैं चाहे वो उसकी हिंदुइज्म की हो, हर चीज़ में एक हया दी गई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को पार कर रही हैं चीज़ें, ये उस चीज़ के खिलाफ जा रही हैं। और जिस तरह से बोला जाता है कि हिंदुओं में भी घूंघट जो है बहुत लंबा रहता है, पर्दे का है, पर्दे का हर जगह, यहाँ इसमें मुसलमानों भी है, हिंदुओं में भी है, सिखों में भी है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं उस पर्दे को ख़त्म कर रही हैं। और जिस तरह से गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे तवज्जो ज़्यादा दे रही है, उससे यही लगता है कि ये ना उनके हैं ना इनके, किसी के नहीं, सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए। जी, अपने मफादात की तकमील कर रहे हैं, अपने इख्तिदार के लिए इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। और आप देखिए हिंदू मजहब में ये जो रस्म है, यानी पर्दे का जो रस्म है, घूंघट की जो आपने बात की है, आप राजस्थान चले जाइए या मध्य प्रदेश चले जाइए, शुमाली हिंद की रियासतें जाएं, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो हिंदू बहन है हमारी, वो अपना सर ढांके रखती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी में, चूंकि मुस्लिम खवातीन पर्दा करती हैं, बाहया होती हैं, और तो आप बेहयाई को फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और शर्म की बात है, यकीन मानिए जो पर्दा होता है वो औरत की इस्मत का ढाल होता है। और आप देखेंगे कि जी वो बदनजरी से बचाता है, ना सिर्फ बदनजरी से, आज आप देखेंगे कि किस तरह लोग धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोशंस एंड क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे बचाता है, जो जिल्दी अमराज है उससे बचाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुसलमानों की दुश्मनी में ये कर रहे हैं तो मत कीजिए, इससे मुसलमानों का नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान का नुकसान होगा, हिंदुस्तानी अवाम का नुकसान होगा, हिंदुस्तान की बदनामी होगी। आपने कहा कि जिस अंदाज में आज हिंदुस्तानी तहजीब को तबाह किया जा रहा है, तो आपको बता दूं कि 4 दिन पहले आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने वादे तौर पर कहा था कि अंग्रेजी बोलना छोड़ दीजिए, हिंदी में बात कीजिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 लैंग्वेज की बात उन्होंने की थी। और उन्होंने ये कहा था कि जो आप लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं वो हिंदुस्तानी रिवायतों के मुताबिक पहनिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो आप खाने खाते हैं वो खाने मुकामी खाने खाइए। अरे मेरे भाई, अंग्रेजी ज़बान से आपको दुश्मनी क्या है? अगर अंग्रेजी ज़बान से अगर आपको दुश्मनी है तो आपको ये समझना चाहिए कि आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं। क्योंकि आज सारी दुनिया में जो यानी मशहूर ज़बानें हैं, जो रोज़गार की ज़बान है, वो अंग्रेज़ी है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से आप ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप अंग्रेज़ी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, आप एक तरफ ये कह रहे हैं अंग्रेज़ी लिबास नहीं पहनेंगे, वह हिंदुस्तान में जो है अंग्रेज़ों से मुतालिक जो चीज़ें हैं लिव इन रिलेशनशिप वाली, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि उससे आपको यंग जो है जनरेशन जो उस क्या बोलते हैं मेंटेलिटी वाली है,
उसका वोट आपको मिलेगा और आप उससे जो है सत्ता में बरकरार रहेंगे। और यासिर, बहुत अच्छी बात आपने एक बात कही है और मेरे जहन में भी एक बात आई है। आप अंग्रेजी के की मुखालिफत तो कर रहे हैं, वेस्टर्न जो लिबास है उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, यानी मुखालिफत देखिए आप, वेस्टर्न नहीं है, इस्लामी लिबास की मुखालिफत है वो असल, बिल्कुल। और वो मुखालिफत कर रहे हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि आप अंग्रेजी की इस कदर मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की थी उसे आप पूरी तरह अमलावरी कर रहे हैं उस पर। बिल्कुल, और क्या। जी जी। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने रावजन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इस याचिका पर कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के आरोप में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिस तरह से पुलिस ने राजस्थान, हरियाणा और क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में जो अपनी टीमें भेजी थी कि वहाँ पे कहीं अमानतुल्लाह खान तो नहीं, लेकिन कल उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने ही क्षेत्र में हूँ, अपने घर में हूँ और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये गलती जो थी वो दिल्ली पुलिस की थी, जो मेरे पे डाली जा रही है। जी, और आप देखिए कि दिल्ली पुलिस सारे हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में बदनाम हो गई है। अब अंदाज़ा कीजिए कि दिल्ली फसादात के वक्त किस तरह का दिल्ली पुलिस का किरदार रहा है, और उसके बाद शाहीन बाग में जो एहतजाज हुआ था, दिल्ली पुलिस ने किस तरह का किरदार अदा किया है। तो ये दिल्ली पुलिस अमित शाह के तहत काम करती है, मरकज़ी वजारत दाखिला के तहत काम करती है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उससे क्या तवक्को की जा सकती है। बिल्कुल सही। और जिस तरह से हम जी बात कर रहे थे कि दिल्ली में जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए जी हैं और अभी तक चीफ मिनिस्टर का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा जी कि आज बोलिए शब बारात है जी और शब बारात पे देखा जाता है कि जो यंग बच्चे हैं वो रातों में निकलते हैं, बाइक से स्टंट करते हैं। उनके लिए कुछ अगर आप कहना चाहें, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अभी हाल ही में यहीं जी एक हाँ। केस हुआ है जिसको लेकर के काफ़ी मतलब कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आज ये शब बारात है और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, बाहर निकल कर गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ियों को उछालते हैं और बड़ी बड़ी करतबबाजी करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, और खुदारा अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखिए, उनको नमाज अगर घर बाहर नहीं तो घर में ही पढ़ाइए, और जो दुआएँ हैं वो करवाइए, और ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहिए। ये सबसे अहम बात है। और लेकिन ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और वो देखें कि कहीं ये बच्चे गाड़ियाँ लेकर तो नहीं कर रहे हैं। पहले, सबसे पहले अपने घरों में गाड़ियों को लॉक डालिए और अपने पास चाबियां रखिए और अपने नज़रों के सामने गाड़ियां रखिए। बिल्कुल जी जी सही। और ये इबादत की रात है, कोई जी घूमने टहलने की रात नहीं। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रियाज साहब को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।